हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीक्षा है। आज हम करेंगे मई मंथ के डिफेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही। और इससे पहले हमने आईआर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए, और उसके बाद हमने स्पोर्ट्स की न्यूज़ कवर करी थी और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे वो हमने सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे डिफेंस करंट अफेयर्स मई मंथ के। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा जो स्टेट्स और जो नेशनल न्यूज़ है मई मंथ की, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही थी उससे रिलेटेड हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट लेक्चर में तो मई मंथ का हम करंट अफेयर्स करेंगे जो कि स्टेट्स या नेशनल न्यूज से रिलेटेड होगा। तो इसमें जो फर्स्ट न्यूज है वो आईएएस निर्देशक के बारे में है। देखिए आईएएस निर्देशक क्या है। तो आईएएस निर्देशक ये बेसिकली एक शिप है, फोटो में देख सकते हैं। देखिए इंडियन नेवी जो है उसका एक प्रोजेक्ट है सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट। अब ये एसवीएल प्रोजेक्ट्स जो है इसके अंदर टोटल 4 शिप्स को बनाया जाएगा, और उसमें से एक तो ऑलरेडी बन गया है, दूसरा ये निर्देशक है। तो सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर जो टोटल 4 प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं, 4 शिप्स बनने वाले हैं, उसमें सेकंड नंबर का जो शिप है वो है आईएनएस निर्देशक। ओके ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये एक काइंड ऑफ शिप है। इसको देखिए, पहली बात तो हमें ये देखना है कि इसको बनाया किसने है। इसको बनाया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने एल&टी के साथ मिलकर इसको बनाया है। अब इसका काम क्या है, देखिए इसका जो मेन एम जो है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आईएनएस निर्देशक का ये है कि जो हमारे ओशन से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको ये कलेक्ट करेगा। ओके, व्हाट आई मीन बाय ओशन डेटा। देखिए हम सबको पता है कि डीप वाटर्स में बहुत सारे अलग अलग इकोसिस्टम, अगर हम वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें अगर हम ओशंस की बात करें तो वो बहुत डाइवर्स है। ठीक है, अभी तक हमारे पास क्लियर पूरा डेटा नहीं है। देखिए आपको पता है कि जैसे जैसे हम डीप वाटर्स में जाते जाते हैं वैसे वैसे हमें बहुत अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे वो स्पीशीज डाइवर्सिटी बोले, ये प्लांट्स की डाइवर्सिटी, किसी भी चीज की डाइवर्सिटी अगर हम बोले। जैसे कोरल्स आपको पता है, ठीक है, कोरल्स होते हैं, कोरल्स की पता कितने सारे अलग अलग वेराइटी होती है। तो अभी तक हमारे पास कंप्लीट डीप वाटर्स में कैसी लाइफ है उसका हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस समय जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इसी पे फोकस कर रही है कि किस तरह से हम अपनी जो हाइड्रोग्राफिक डेटा है, जो ओशन रिलेटेड डेटा है, उसको कैसे हम कवर करते रहे। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े मेजर ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है। तो सोचे अब इन सारे ओशंस का हमें डीप वाटर का डेटा कलेक्ट करना है तो वो इतना इजी काम नहीं है। तो अगर हम 100% डेटा की बात करें तो उसमें से हमारे पास प्रेजेंटली बस 10-20% डेटा ही है। तो ऑलमोस्ट 80% डेटा हमारे पास नहीं है। तो इसी में ही इंडिया ने भी अपनी एक शुरुआत करी है सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट में, जिसमें ऐसे शिप्स बनाए जाएंगे। और ये शिप में क्या होगा, इसमें 4 सर्वे मोटर बोट्स होंगी और एक हेलीकॉप्टर होगा। और इसमें बेसिकली अलग अलग जो न्यू जनरेशन की अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जैसे हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट्स है, कोई कोई सेंसर लगाया जाएगा, कोई कैमरा लगाया जाएगा। तो जब ये शिप वाटर में जाएगा तो उससे नीचे जो भी डीप वाटर से रिलेटेड जो भी लाइफ है उसको लेके ये डेटा को कलेक्ट करेगा, और फिर वही डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करके ओशन ग्राफिक डेटा बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हम प्राइमरी रोल की बात करें इस एसवीएल शिप्स का, वो यही है कि हमें डीप वाटर जो है उसका सर्वे करना है। और साथ ही साथ में देखिए हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे बहुत सारे पोर्ट्स है, इंडिया में भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं। फिर नेविगेशनल चैनल्स हैं। चैनल्स क्या होती है, चैनल्स बेसिकली देखिए ये एक फॉर एग्जांपल ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, इसके बीच में जो पैसेज होता है ना, ये पूरा सब कुछ वाटर बॉडी, जैसे ये इंडिया और ये श्रीलंका, इनके बीच में ये जो स्ट्रेट है ना, तो यही ऐसे चैनल्स होते हैं जो एक वाटर बॉडी को दूसरी वाटर बॉडी से कनेक्ट करते हैं। या जैसे एडन आप बोल सकते हो, ठीक है, एडन चैनल जो है। तो ऐसे अलग अलग ऑल ओवर द वर्ल्ड चैनल्स हैं जिसके थ्रू शिप्स जो होती हैं वो अपना नेविगेशन करती हैं। तो इससे रिलेटेड जो पोर्ट्स और चैनल्स हैं, इससे रिलेटेड भी हमें डेटा को एक्वायर करना है। और इसका हम ये आईएनएस निर्देशक का हम यूज करेंगे टू एक्यूमुलेट डेटा विद रिस्पेक्ट टू चैनल्स, पोर्ट्स एंड जितना भी हमारा ओशन से रिलेटेड डेटा है वो उसको कलेक्ट करने में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि देखिए एक तो हमने बोला कि मेन है कि इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है कि हाइड्रोग्राफिक हमें डेटा एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अदर देन दैट अगर हम बात करें तो इसका सेकेंडरी रोल जो है ये शिप्स का, ये है कि
कुछ लिमिटेड लेवल पे डिफेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के टाइम में इस शिप्स में हम हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, कोविड क्राइसिस हुआ था तो हम दूसरे देश से काफी सारे जो इंडियंस हैं उनको वापस लेके आए थे। तो उस समय क्या हुआ था कि उनको क्वारंटीन में रखा गया था शिप्स में ही। तो ऐसी कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो उसमें हम ये शिप्स का एज अ हॉस्पिटल शिप्स बना के यूज कर सकते हैं। अब देखिए आप कैसे याद करेंगे आईएनएस निर्देशक। तो देखिए निर्देशक, ठीक है, आपको निर्देश देना है, ठीक है। तो ये शिप्स हमें निर्देश देगा, किसके बारे में देगा, जो डीप डाउन वाटर्स हैं उनकी कैसी लाइफ है, वाटर्स के डीप वाटर में क्या लाइफ है, उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे ये वेसल्स जो हैं ये हमें डेटा देंगे। तो आप ऐसा याद कर सकते हैं। अब इसका जो नाम है, देखिए ये नाम कहाँ से आया है, क्यों इसका नाम आईएनएस निर्देशक ही रखा गया। देखिए इससे पहले इंडियन नेवी का एक शिप था, उसका नाम था निर्देशक, और 2014 में उसको डीकमीशन कर दिया, यानी कि उसका यूज बंद कर दिया, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट यूज हो चुका था। और फिर उसके बाद जैसे ही कोई जो शिप होता है उसकी जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है तो उसको डीकमीशन कर दिया जाता है। तो अराउंड 32 साल की 32 ईयर्स की सर्विस दी आईएनएस निर्देशक ने, उसके बाद उसको डीकमीशन करा 2014 में। तो उसी के ही नाम पे ये वाले शिप का नाम रखा है आईएनएस निर्देशक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज आर्मी की पहली वुमेन कॉम्बैट पायलट। फोटो में आप देख सकते हैं, ये फोटो, इनका नाम है अभिलाषा बराक, ये एक कैप्टन है और ये ओरिजिनली बिलोंग करती है हरियाणा स्टेट से। इनके जो फादर हैं वो भी एक आर्मी ऑफिसर ही हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभिलाषा बराक जो है वो इंडियन आर्मी की पहली वुमेन कॉम्बैट एविएटर बनी है। तो यहाँ पे क्या चीज आपको हाईलाइट करनी है, एक तो कॉम्बैट एविएटर और दूसरा इंडियन आर्मी, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर ये ऑप्शन आपको दिखता है ना, कॉम्बैट एविएटर अभिलाषा बराक, तो आप हो सकता है कि पूछा जाए कि कौन से ये उससे डिफेंस रिलेटेड है, तो हो सकता है कि आर्मी पूछा जाए, फिर एयरफोर्स पूछा जाए। तो कॉम्बैट एविएटर है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपने नहीं न्यूज पढ़ी तो आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा ये रिलेटेड होंगी एयरफोर्स से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम इंडियन आर्मी के एविएशन के बारे में बहुत इनफैक्ट बहुत कम लोग हैं जिनको ये भी पता ही नहीं है या पता होगा कि इंडियन आर्मी की भी अपनी एक एविएशन यूनिट है। बहुत लिमिटेड लोगों को ही पता होता है, क्योंकि जितने भी हेलीकॉप्टर्स फ्लाई होते हैं लोगों को लगता है कि वो एयरफोर्स से ही रिलेटेड है। तो हमारी जो इंडियन आर्मी है उसकी भी अपनी एविएशन कॉर्प्स है और उसी के अंदर ये पहली वुमेन बनी है कॉम्बैट एविएटर। अब देखिए जो कैप्टन बराक है, अभिलाषा बराक, इनको डेजिग्नेट किया गया है अंडर आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की जो सेकंड फ्लाइट है उनमें इनको डेजिग्नेट किया गया है। और आर्मी एविएशन की जो सेकंड फ्लाइट की स्क्वाड्रन है ना, वो किस चीज को ऑपरेट करती है, हमारे ध्रुव ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स क्या है, ये एएलएच है, ठीक है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं। उनकी आर्मी की एक अलग यूनिट है, वो उसको हैंडल करती है, ठीक है। आर्मी के एक अलग, बेसिकली हम बोल सकते हैं आर्मी के अंदर जो अलग अलग फ्लाइट्स है वो अलग अलग हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है, चीनूक, चीता, ध्रुव, ऐसे। तो वैसे ही अगर आर्मी एविएशन की स्क्वाड्रन की सेकंड फ्लाइट देखें वो एएलएच को ऑपरेट करती है और उसी में ही इनको कॉम्बैट एविएटर नियुक्त किया गया है। और ये फर्स्ट वुमेन है टू हैव बिकम इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर। तो कॉम्बैट एविएटर आपको याद रखना है, पायलट है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एविएशन की बात करें, आर्मी एविएशन कॉर्प्स की, देखिए ओरिजिनली हमारे पास एविएशन कॉर्प्स नहीं थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली हमें जरूरत हुई कि क्योंकि इतने सारे इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट्स होते हैं या कभी होता है कि ऐसे कोई हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पे, जैसे अब लद्दाख की बात करें, जेएंडके में बोले जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, तो ऐसी जगहों में हमारे पास थोड़ी सी मुश्किल होती है चीजों को जो इम्पोर्टेंट या एसेंशियल आइटम्स होते हैं उनको सप्लाई करने में। तो जब हमें ये चीज की जरूरत फील हुई, वहां से हमने 1 नवंबर 1986 ईयर है 1986 जब आर्मी एविएशन यूनिट की शुरुआत करी। और प्रेजेंटली अगर बात करें तो ये आर्मी की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो जैसे ही 1986 में आर्मी एविएशन कॉर्प्स बनी तो फर्स्ट इसको जो टास्क दिया गया था वो दिया ऑपरेशन पवन, ठीक है। ऑपरेशन पवन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है दो रीजंस की वजह से। पहला क्योंकि आर्मी एविएशन कॉर्प्स का ये पहला ऑपरेशन था, और दूसरा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे श्रीलंका की मदद करी थी। अब कैसे श्रीलंका की मदद करी थी वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है एलटीटीई, कहाँ पे, श्रीलंका में। ये एक टाइम में बैंड बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो था। अब ये जो एलटीटी है इसका फुल फॉर्म है लिबरल लिबरल टाइगर्स तमिल इलम, ठीक है। इसका जो इनका जो मेन एम है ये है कि देखिए
अगर आपको श्रीलंका की थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम होगी तो जैसे ही श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी तो वहां पे थोड़े से सिविल क्राइसिस होने लग गए थे। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि देखिए जैसे ये जो श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका का ये वाला जो पार्ट है, ये नॉर्थ और ईस्ट वाला जो जोन है, जाफना वाला एरिया, यहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन रिसाइड करती है वो है तमिलियंस। ठीक है, तमिलियंस है। अब ये जो तमिलियंस है ये श्रीलंका में कैसे बसे थे? ब्रिटिश टाइम का पीरियड था जब तमिलियंस को यहाँ पे, क्योंकि श्रीलंका में रबड़ का प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता था, तो उस समय प्लांटेशन की वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लेबर्स की जरूरत होती थी। तो उस समय का टाइम है जब जो श्रीलंका है वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर ही था, और उस समय इंडिया से काफी तमिलियंस को यहाँ पे एज लेबर्स लेके गए थे इन ऑर्डर टू वर्क इन दीज प्लांटेशंस। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो तमिलियंस थे ये यहीं पे ही सेटल हो गए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहीं पे सेटल हो गए तो उन्होंने श्रीलंका को ही अपना देश माना, और ओरिजिनल देखो तो वो श्रीलंका के ही सिटीजन ही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर्स के टाइम में वहां पे चले गए। तब सोचे कितने सालों से वहां पे वो रह रहे हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 100 ईयर से वो वहां पे रिसाइड कर रहे, तो वो उसी कंट्री के ही तो नागरिक हुए ना। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली, अब देखिए श्रीलंका में मोस्टली जो यहाँ पे कम्युनिटी रहती है वो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा रहते हैं, और इनके बीच में ना क्लैश होता है। अब देखिए बुद्धिस्ट, ये जो श्रीलंकन है वो ये सोचते हैं कि ये जो तमिलियंस है जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं ये एक्चुअली श्रीलंकन नहीं है, ये इंडियंस हैं और इनको अपने देश वापस चले जाना चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ, जब श्रीलंका को अपनी इंडिपेंडेंस मिली तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये तमिलियंस को बहुत ज्यादा एक्सक्लूडेड फील कराया, उनको सिटीजनशिप भी नहीं दी, और उनको ऐसा फील कराया कि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम हमारे देश के नागरिक नहीं हो, तुम्हें अपनी कंट्री वापस चले जाना चाहिए। तो इनको जो सिटीजन के राइट्स होती हैं वो नहीं दिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो तमिलियंस थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपनी एक लिबरेशन यूनिट फॉर्म करी जिसको इन्होंने LTTE बोला, टाइगर्स लिबरेशन एरम। अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट, श्रीलंका गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर लॉन्च किया, गौरिला वॉरफेयर हुआ, जिसमें से LTTE ने जाफना वाला जो एरिया है, ये वाला ईस्ट वाला एरिया पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो श्रीलंका गवर्नमेंट थी उनको उनको ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा डर लग गया, क्योंकि अब क्या था कि सिविल क्राइसिस हो चुकी थी, सिविल क्राइसिस हो गई थी, जाफना एरिया उनके हाथ से जा चुका था। तो ये सब प्रॉब्लम जब हुई उस समय अब इंडिया में अगर देखें 1986 ये टाइम था राजीव गांधी गवर्नमेंट का, और देखिए यही एक्चुअली अभी मैं आपको जो रीजन बताऊंगी एक्चुअली वही रीजन है कि राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। अभी इस न्यूज में मैं आपको ये सब बैकग्राउंड भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस जो होता है उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं कि किस तरह से इंडिया ने बेसिकली श्रीलंका की हेल्प करी थी, या इंडिया श्रीलंका रिलेशन आपको डिस्कस करना है तो वहाँ पे ये कर सकते हो। अदर देन दैट अगर आपको आर्मी की कोई आर्मी एविएशन का कोई वो दिखाना है, कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो उसमें आप ऑपरेशन पवन मेंशन कर सकते हो। ओके, हैविंग सेड दैट मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए क्या हुआ कि ये राजीव गांधी का टाइम फेज था 1986। इस समय जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है, सिविल क्राइसिस हुआ, LTT बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगी और ये सब चीजें वहां पे देखने को मिली। तो श्रीलंका ने सीधा हेल्प मांगी इंडिया से, और इंडिया ने, क्योंकि राजीव गांधी गवर्नमेंट थी तो राजीव गांधी ने सोचा कि ठीक है, राजीव गांधी ने लेकिन शर्त ये दी थी कि आप इनको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करो, और ये जो तमिलियंस है वो आपके ही नागरिक है, आप उनको प्रॉपर सिटीजनशिप दो, और जो भी उनके राइट्स हैं वो सब आपको देने चाहिए। तो ये सब एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो चुका था। लेकिन फिर इसी बीच में कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि जो राजीव गांधी थे उन्होंने LTTE के जो चीफ थे, इनके जो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड थे उनसे भी मीटिंग करी थी, तो कुछ बेसिकली रजामंदी हो गई थी तीनों के बीच में। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा इशू हुआ था, वो जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कभी टॉपिक इस चैनल में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट बेसिकली बस आपको इतना देखना है कि जब श्रीलंका ने हेल्प मांगी थी तो इंडिया ने अपनी एविएशन कॉर्प्स को भेजा था हेल्प करने के लिए श्रीलंका गवर्नमेंट को, और जिसमें ऑपरेशन पवन को कंडक्ट किया गया और LTT के अगेंस्ट फाइट करी, और जो जाफना वाला एरिया है उसका कंट्रोल वापस से श्रीलंका को दिया। तो यहीं से कहीं ना कहीं एक मेस पूरा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी कोई वहां पे तमिलियंस को सिटीजनशिप नहीं दी, अमेंडमेंट भी नहीं हुआ, और फिर जो LTTE थी ये लोग बहुत गुस्सा हो गए कि तमिलियंस का अगर ओरिजिन आप देखें
तो वो है तो हमारा इंडिया के तमिलनाडु के ही ना। तो जो तमिलनाडु के जो भी सिटीजन थे वो राजीव गांधी से बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे, और फिर यही रीजन था कि जब बाद में इलेक्शंस हुए थे तो राजीव गांधी जब वहां पे जाते हैं अपने प्रचार के लिए तो उनका असैसिनेशन हो गया था। उसका रीजन कहीं ना कहीं यही था। तो ये ऑपरेशन पवन था, ये एविएशन कॉर्प्स का पहला ऑपरेशन रहा। अदर देन दैट अगर हम बात करें तो क्या कंट्रीब्यूशन है एविएशन यूनिट का। देखिए कभी भी कोई भी तरह की कोई भी कैलेमिटीज होती है, नेचुरल कैलेमिटी या कोई भी हेल्थ कैलेमिटीज होती है, जैसे अगर आपने देखा होगा चेन्नई में एक बार बहुत ज्यादा फ्लड्स आई थी, और या केदारनाथ में फ्लड्स आई थी, तो ऊपर से देखिए फूड रिलेटेड कुछ एसेंशियल आइटम्स ऊपर से फूड पैकेट्स फेंके जाते हैं, या लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है रोप से, है ना, हेलीकॉप्टर्स आते हैं रोप से नीचे लोगों को उठाया जाता है। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आर्मी एविएशन कॉर्प्स ही करती है। बहुत लोगों को, क्योंकि यहाँ पे फनी बात ये है, अगर मैं ये बोल रही हूँ तो रीजन यही है क्योंकि मैंने काफी लोगों से डिस्कस किया है इस बारे में, और मैंने ये पाया कि अगर मैंने 10 लोगों से डिस्कस किया तो उसमें से अराउंड 8 लोगों को ये नहीं मालूम था कि आर्मी की एविएशन कॉर्प्स होती है। उन लोगों को ये लगता है कि वो जितने भी हेलीकॉप्टर्स की सॉर्टी होती है, फ्लाइंग होती है, वो या जो इवैक्यूएशन किया जाता है वो एयरफोर्स की यूनिट करती है। तो ऐसा नहीं है, वो आर्मी की एविएशन कॉर्प्स करती है। हाँ, एयरफोर्स भी करती है, बट एयरफोर्स इज मोर रिलेटेड टू, अगर हम बोले फाइट, उसके फाइटर जेट्स हैं, मोर इनटू दैट, ठीक है। लेकिन हमारे जो बेसिक फूड सप्लाई करना, या फिर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, जैसे हाई एल्टीट्यूड में जो बेसिक सप्लाई ऊपर अगर हमारी यूनिट पोस्टेड है, जैसे गलवान में कोई यूनिट पोस्टेड है, ठीक है, तो वहां पे कोई सप्लाई देनी है तो फिर वो आर्मी एविएशन कॉर्प्स ही देती है। उसमें ऑब्वियसली हमारे फाइटर जेट्स का यूज नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज बंगो सागर। बंगो सागर जो है ये इंडिया बांग्लादेश के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। अब देखिए कैसे आपको याद रखना है, बोंगो है तो कुछ बंगाली लैंग्वेज से आप कर सकते हो, तो बोंगो बांग्लादेश हो गया, ठीक है। और दूसरा सागर, सागर ऑब्वियसली ओशन होता है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये नेवी या एयरफोर्स की नहीं है, क्योंकि सागर है तो नेवल एक्सरसाइज होगी, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये इन दोनों का कंट्रीज की एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। अभी जो मई 2022 में हुई थी, ये इसका थर्ड एडिशन था। और कहाँ पे इस बार हुई थी, पोर्ट मोंगला। पोर्ट मोंगला बोंगो से मोंगला आप कर सकते हो ऐसा ट्रिप बना के। ये जो पोर्ट है ये बांग्लादेश में है, और यहीं पे इसको कमेंस किया। अब देखिए अगर हम बोंगो सागर एक्सरसाइज की बात करें तो इसका एम क्या है, क्यों इसको कंडक्ट किया जाता है। इसको बेसिकली इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि दोनों जो देश है इनके बीच की जो नेवीज है उनकी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जाए, ठीक है। दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप हो, साथ में दोनों की जो ऑपरेशनल स्किल्स है उसको और एनहांस किया जाए। जॉइंट ऑपरेशनल स्किल हो सकता है कि कभी हमें कोई मैरीटाइम थ्रेट हो सकता है, क्योंकि देखिए इंडिया और बांग्लादेश दोनों, एक तो पहली बात है दोनों नेबर कंट्रीज हैं, और साथ में दोनों की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो बे ऑफ बंगाल में लग के है, और या हम बोल सकते हैं कि इंडियन ओशन के पास है। तो कभी भी हो सकता है कि अगर इस एरिया में कोई भी मैरीटाइम हमें थ्रेट देखने को मिलता है तो उसमें दोनों की नेवी किस तरह से साथ में मिलके उस थ्रेट के अगेंस्ट एक्ट करती है। तो उस चीज को रिलेटेड होता है कि दोनों के जॉइंट ऑपरेशन स्किल्स, ठीक है। कि कोई हो सकता है कि कोई हमें ऐसे ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़े जिसको जॉइंटली करना पड़े। तो इसलिए जॉइंटली अगर आप कंडक्ट कर रहे हो, दो अलग कंट्रीज की आप नेवी हो, तो आपके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेशन को ही कैसे इंप्रूव करना है उसको लेके ये बोंगो सागर एक्सरसाइज होती है। इंडिया बांग्लादेश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज। अदर देन बोंगो सागर, इंडिया बांग्लादेश की रिसेंटली कॉर्पेट एक्सरसाइज भी हुई थी, और ये भी नेवल एक्सरसाइज ही है। इस बार की जो थी ये फोर्थ एडिशन था, एंड ये बे ऑफ बंगाल में हुई, इस बार मई में ही हुई। देखिए लास्ट ईयर जो थी 2021 में नहीं हुई क्योंकि कोविड टाइम था, तो उसको पोस्टपोन कर दिया था। अगर लास्ट ईयर होती तो इस बार की फिफ्थ एडिशन होती, बट सिंस लास्ट ईयर नहीं हुई इसलिए फोर्थ एडिशन है। तो यानी कि इससे लास्ट जो हमें देखने को मिलती कॉर्पोरेट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वो थी अक्टूबर 2020 में हुई थी, उसके बाद 2022 में मई में हुई है। अब इसकी भी सेम ही वो है, एम है कि दोनों के जो नेवीज है उनके बीच की इंटरऑपरेबिलिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करना है, सो दैट इंडिया बांग्लादेश के अगर जो भी ओशन के आसपास जो भी ओशन सीज है उसमें अगर कोई भी मैरीटाइम थ्रेट्स होता है तो उसको दोनों मिलकर काउंटर कर सके, यही तो aim है। तो बेसिकली दोनों एक्सरसाइज का सेम एम है। हंसा एनजी, एनजी हो गया न्यू जनरेशन। तो बेसिकली हंसा क्या है, ये 2 सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, आप इमेज में देख सकते हैं 2 सीटर है। और ये एक जो
पायलट्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो कमर्शियल पायलट्स होते हैं उनकी जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी फ्लाइंग होती है, उनकी टेस्टिंग होती है, तो वो टेस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाएगा। अब देखिए हंसा एनजी जो है इसको किसने डेवलप किया है, इसको CSIR की, दैट इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी क्या है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL ने इसको बनाया है। देखिए 2000 में वी ऑलरेडी हैड हंसा, हंसा को ये NAL ने बना के तैयार किया था 2000 में, जो इसको सर्टिफिकेशन मिल गया था। अब इसी हंसा में हमने थोड़ी बहुत चेंजेस किए, बेटर इक्विपमेंट्स डाले हैं, और हम बोल सकते हैं न्यू जनरेशन इसमें सारे जो मशीन है, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, इसीलिए हमने इसको हंसा न्यू जनरेशन बोला है। तो अगर हंसा NG बोले तो वो एक हंसा का अपग्रेडेड वर्जन है। अब हंसा NG अगर हम बोले तो ये बहुत सूटेबल एयरक्राफ्ट माना जा रहा है, किसके लिए, स्पेशली कमर्शियल पायलट्स के लिए जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आप सोचिए कि कितना ज्यादा फ्यूल वेस्ट होगा। तो हाँ यहाँ पे माना जा रहा है कि ये जो हंसा NG है ये बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, यानी कि इसमें बहुत कम फ्यूल यूज होगा। एंड अदर देन दैट वो बोले कि तो ये कॉस्ट फ्रेंडली भी है, यानी कि ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो इसीलिए स्पेशली ऐसे कमर्शियल पायलट्स जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हंसा NG क्या है, न्यू NG से तो न्यू जनरेशन हो गया, तो न्यू जनरेशन है यानी कि हंसा जो फ्लाइंग बेसिकली एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है हंसा NG। सूरत INS सूरत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ये फोटो में आप देख सकते हो। और ये है INS उदयगिरी, ये इस एक स्टेल्थ फ्रिगेट्स है। मई मंथ में क्या हुआ था, राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये INS उदयगिरी और INS सूरत को लॉन्च किया मुंबई में। देखिए INS सूरत जो है ये मैंने आपको बताया एक गाइडेड है, ठीक है, इसमें गाइड किया जाएगा, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। और दूसरे इसको इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसको प्रोजेक्ट 15B के अंदर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 15B क्या है या प्रोजेक्ट 17A क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो INS सूरत को प्रोजेक्ट 15B के अंदर बनाया गया है, ये मिसाइल गाइडेड है, ठीक है। इसमें अगर जब मिसाइल डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें यूज किया जाएगा उसको, तो ये गाइडेड होगा, ठीक है। इसका बेसिकली एक तो होता है ना कि हिट एंड टारगेट, वो ऑटोमेटिक होता है, एक होता है गाइड करना होता है, तो ये बेसिकली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। दूसरा है INS उदयगिरी, इसको प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाया गया है, 17A फ्रिगेट प्रोग्राम है। और इसके अंदर जो INS उदयगिरी है ये भी एक स्टेल्थ फ्रिगेट्स है। और इसको दोनों को ही INS सूरत INS उदयगिरी को डिजाइन किया है डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने, ठीक है। और लेकिन इस दोनों ही वॉरशिप्स को नेवल डिजाइन ने बनाया है। अदर देन दैट अगर हम बात करें कि इसको बिल्ड किसने किया है, डिजाइन तो हमें पता है कि नेवल डिजाइन ने कर दिया, लेकिन इसको फाइनली बिल्ड किसने किया है, इसको बनाया है मैस्कॉ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। अब प्रोजेक्ट 15B क्या है, देखिए प्रोजेक्ट 15B जो है ये इंडियन गवर्नमेंट का नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम है। यानी कि इसमें हम जो जो भी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाएंगे वो नेक्स्ट जनरेशन होने वाले हैं, यानी कि इसमें अपग्रेडेड और जो बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसका यूज किया जाएगा। और इंडियन नेवी का ही ये प्रोजेक्ट है और इसको मैस्कॉ डॉक्स लिमिटेड मुंबई बनाएगा। 2021 में इसमें पहला शिप बन के तैयार हो गया था। और अभी हमने देखा कि रिसेंटली जो INS सूरत आया है वो इसका फोर्थ और लास्ट शिप होने वाला है। यानी कि प्रोजेक्ट 15B के अंदर टोटल कितने ऐसे शिप्स बनने वाले, टोटल 4, जिसमें से फाइनल जो बन के रेडी हुआ है वो INS सूरत है। और सूरत तो आपको सबको पता है कि गुजरात में एक बहुत फेमस कमर्शियल सिटी है सूरत, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। दूसरा इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17A। इसके अंदर हमारा एम ये है कि हमारे जो फ्रिगेट्स है, 17 फ्रिगेट्स है, उनको इम्प्रूव करना है, उसमें भी जो न्यू जनरेशन एडवांस्ड वेपन्स है उसका यूज करना है, उनको फिट करना है, इसमें इम्प्रूव सेंसर हम लगाएंगे। बेसिकली जो भी मॉडर्न हमारे पास अभी इस समय बेस्ट जो भी फीचर्स है, बेस्ट इक्विपमेंट है, उसको यूज किया जाएगा। तो 17A को थोड़ा सा इम्प्रूव, इसमें बेसिकली हमारे जो प्रेजेंट हमारे पास जो भी फ्रिगेट्स है उनको और इम्प्रूव करना है इस प्रोजेक्ट 17A के अंदर। इसके अंदर एक ये आया भी रिसेंटली बन के INS उदयगिरी जो हमने देखा स्टेल्थ फ्रिगेट। और इसका नाम कहाँ से इन्फ्लुएंस है, इसका नाम रखा गया है एक माउंटेन रेंज के नाम से। एक माउंटेन रेंज है उदयगिरी, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश स्टेट में। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो फिर से आप दोबारा इसको रिवाइज करिए कोई ट्रिक्स बना के, क्योंकि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद है टेस्ट फायर और ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल। देखिए हमारे पास ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल तो है, तो क्या किस चीज का फिर यहाँ पे हमने टेस्ट फायर किया। देखिए जो ब्रह्मोस है हमारे पास अभी तक उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो थी 290 किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन देखिए रीजन ये है कि MTCR जो है हमने पहले इसको ज्वाइन नहीं किया था। इस वजह से इंडिया के ऊपर बाइंडिंग ये था कि इंडिया अगर किसी अदर कंट्री से टेक्नोलॉजी ले रहा है या जॉइंट वेंचर कर रहा है, दूसरी कंट्री की हेल्प से अगर कोई टेक्नोलॉजी ले रहा है, तो उसमें अगर हम कोई भी मिसाइल बनाएंगे किसी और देश की मदद से, देखो खुद की मदद से बना रहे हो तो आप कितनी बना सकते हो, लेकिन जब दूसरी कंट्री इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसमें मैक्सिमम लिमिट होगी 290 किलोमीटर। इसीलिए इंडिया रशिया ने जब मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनवाई थी तो मैक्सिमम उसकी जो लिमिट थी वो 290 किलोमीटर ही थी। लेकिन जैसे ही इंडिया इसका मेंबर बना तो इंडिया को अलाउ करा कि इंडिया अब 290 किलोमीटर से आगे बना सकता है 350 किलोमीटर तक। इस वजह से इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को जो उसका एक्सटेंशन है उसको बढ़ा के 350 किलोमीटर करा है। तो वही ब्रह्मोस का एक्सटेंशन वर्जन की टेस्टिंग हुई। तो इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने बहुत सक्सेसफुली ब्रह्मोस का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है, उसका सक्सेसफुल यहाँ पे टेस्टिंग करी है। और सुकोई फाइटर जेट का यूज किया उन्होंने, Su-30 MKI का यूज किया और इस मिसाइल को लॉन्च करने में। और माना गया कि इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि जब उन्होंने ये फाइटर जेट से मिसाइल को बेसिकली लॉन्च किया था तो मिसाइल ने अपने जो भी डेजिग्नेटेड टारगेट था उसको सक्सेसफुली जाके सीधा हिट किया था। तो इस तरह से इंडियन एयरफोर्स अनाउंस की जिनका जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का, इट हैज बीन सक्सेसफुल। अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए आप सभी को पता है कि मिसाइल की टाइप्स होती हैं, सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक तो हमारे पास नहीं है, इस पे अभी रशिया क्लेम करता है कि उसके पास है या उस पे वर्क कर रहा है, चाइना के पास है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, पहले आपको याद ये रखना है। ठीक है, आ सकता है ऑप्शन में कि सबसोनिक है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, तो याद रखना है कि ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो साउंड की स्पीड होती है ना, साउंड जितनी स्पीड से ट्रैवल करता है उसका 3 टाइम्स है ये इसकी स्पीड। ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स दैट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। पहला इसका जो ओरिजिनल ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी जो टारगेट लिमिट है वो 290 किलोमीटर्स है। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली हमने सक्सेसफुल जिसकी टेस्टिंग करी है एक्सटेंडेड रेंज वर्जन की, उसकी हमने बढ़ा के अब कर दिए 350 किलोमीटर्स। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मोस मिसाइल बहुत सही है, रीजन भी क्योंकि इसको हम तीनों ही जगह से लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि हम इसको एयर से लॉन्च कर सकते हैं, हम इसको वाटर से लॉन्च कर सकते हैं, हम इसको अर्थ लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं। इस वजह से तीनों ही सर्विस में इसको इंडक्ट किया गया है, यानी कि तीनों ही सर्विस इसका यूज कर रही है। आर्मी भी इसका यूज करती है, नेवी भी एंड एयरफोर्स भी, क्योंकि तीनों ही जगह से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच का। और ब्रह्मोस नाम कैसे रखा है, देखिए ब्रह्मोस 2 रिवर से बन के तैयार हुआ है। ब्रह्मो इंडिया में एक बहुत फेमस रिवर है, ब्रह्मपुत्र उसके नाम से आया। और बाकी का जो मॉस है ये मॉस्कवा जो रिवर है रशिया में बहती है उसके नाम पे रखा है मॉस। तो दोनों का अस्ताटी का नाम रखा, ये है ब्रा यहाँ से आगे, यहाँ से मॉस आगे, तो नाम आ गया ब्रह्मोस। ठीक है, तो ये है, ये नाम भी बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रह्मोस नाम कौन सी नदियों के ऊपर है, तो हमारे इंडिया के ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कवा के ऊपर ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओरिजिनल इसकी जो इसकी एक्सटेंशन था 290 किलोमीटर का, प्रेजेंट इसका एक्सटेंडेड वर्जन 350 किलोमीटर हो गया है। और इसकी जो स्पीड है वो 2.8 है, 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है, और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, आई होप। तो आज की जो लास्ट न्यूज है वो है ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन दूधी इसलिए देखिए अभी न्यूज में था क्योंकि जो असम राइफल्स है उन्होंने अपने जो सर्वाइविंग सोल्जर्स है जिन्होंने ऑपरेशन दूधी को कंडक्ट किया था 1991 में, उनको फेलिसिटेट किया गया मई में। तो देखिए 1991 में 3 मई को इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया। ये ऑपरेशन क्या था, इसमें अराउंड 15 हमारे जवान थे, जिसमें से एक JCO रैंक थे, नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री, और 14 अदर रैंक के इसमें जवान थे। और ये 15 ने मिलके जम्मू कश्मीर में अराउंड 72 पाकिस्तानी ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट को मार गिराया था। और इस वजह से बोला जाता है कि हमारे इतने कम सोल्जर्स ने इतने सारे एक्सट्रीमिस्ट को मारा था। और एट द सेम हैंड अगर हम देखें तो हमारे जितने 15 के 15 सोल्जर्स थे वो सारे सेफ
थे, ठीक है, यानी कि उन्होंने सेफली सारे पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को मारा था। तो इस वजह से बोला जाता है कि अभी तक का अगर हम देखें टिल डेट, ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रहा है, जिसको असम राइफल के जवानों ने कंडक्ट किया था। और इसी ऑपरेशन को कंडक्ट करने वाले जो हमारे 15 जवान थे, उनमें से अब जो भी सर्वाइविंग है उनको यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि ऑपरेशन दूधी किस चीज से रिलेटेड है। तो जम्मू कश्मीर में उसको कंडक्ट किया गया था। और अगर जम्मू कश्मीर में किया था तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में तो मोस्टली इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी रिलेटेड एक्सट्रीमिस्ट या फिर कोई ऐसे टेररिस्ट को मारने के लिए ऐसे ही ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये ऑपरेशन रहा। ठीक है, आज का ये जो वीडियो था ये यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई अदर टॉपिक जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड डाउट है, या फिर आप चाहते हो कि हमने जो अभी तक टॉपिक डिस्कस नहीं किया है आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं, तो आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज में मेरे को मैसेज कर सकते हो। देखिए मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो मेरे को आपको मेरा फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। लेकिन इन सम केसेस अगर किसी को आइडिया नहीं हो, नहीं मिल पा रहा है, तो आप फेसबुक पे सर्च करिए दीक्षा नेगी IAS एजुकेटर, तो आपको मेरा पेज मिलेगा एजुकेटर, आपको पेज मिलेगा, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैसेज करने का, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो। और अदर देन दैट आपकी कोई भी क्वेरी हो सकती है, अगर आपको कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। फ्रॉम माई एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई करूं। हो सकता है कभी कभी रिप्लाई लेट हो जाए, बट फिर भी मोस्ट केसेस आपको 24 आवर के अंदर ही मेरा रिप्लाई मिल जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि उनको ये जो पीडीएफ है जो हम डिस्कस करते हैं इसकी पीडीएफ फाइल्स कहाँ पे मिलेगी। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आप सर्च करिए, नॉलेज हब। ठीक है, नॉलेज हब, या फिर आपको मेरे यूट्यूब पे ही मेरे चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। नॉलेज हब बाय दीक्षा सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेटेड रहिए। यहीं पे हम जो भी डिस्कस करते हैं टॉपिक्स उसकी सारी पीडीएफ फाइल्स यहीं पे शेयर की जाती है और डायरेक्टली यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन डू हिट द लाइक बटन, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स या कोई भी फैमिली मेंबर में आपको कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो उनको भी उनके बीच भी ये वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।